हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2.21 से। प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नीड ऑफ साइंस। फॉर एग्जांपल, टू ascertain the speed of an aircraft, one must have an accurate method to find its positions at closely separated instants of time. This was the actual motivation behind the discovery of radar in World War II. Think of different examples in modern science where precise measurements of length, time, mass, etc. are needed. Also, wherever you can give a quantitative idea of the precision needed. देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हम सबको पता है कि किसी भी मेजरमेंट, जो कोई भी हम मेजरमेंट लेते हैं वो प्रिसाइज होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर जो रडार की हमें जो बात बताई वो चीज़ ये है कि अगर कोई दुश्मन का प्लेन जा रहा है और उसको आपको टारगेट करना है, तो रडार जो होता है वो रडार उसको एग्जैक्टली उसकी पोजीशन बता पाता है हमें, है ना। उसमें माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं और वो जो वेव्स होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं, रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं, तो उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पर वो प्लेन जा रहा है। अगर उसमें थोड़ी सी भी अगर हमने प्रिसीशन नहीं रखा उसमें और थोड़ी सी भी एरर हो गई तो पॉसिबल है कि वो प्लेन आगे चला जाएगा और आपने जो टारगेट उस पर सपोज बॉम्ब डाला है तो वो उसको टारगेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए कोई भी मेजरमेंट जो होगा वो प्रिसाइज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर हमें पूछा गया है कि अगर आप यहाँ पर मॉडर्न अभी की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न साइंस में भी हमें लेंथ, टाइम और मास, ये सारी चीज़ों का जो मेजरमेंट है उसमें कितना प्रिसीशन रखना चाहिए। तो सपोज़ हम बात शुरू करें टाइम से, तो सपोज़ हम बात कर रहे हैं अभी रॉकेट लॉन्चिंग की, तो आपको पता है जब रॉकेट लॉन्च जब होता है तो उसमें भी टाइम जो होगा वो बहुत ही प्रिसाइज होना ज़रूरी है। उसमें 1 माइक्रोसेकंड जितना प्रिसीशन रखना ज़रूरी, इतनी एक्यूरेसी उसमें चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि सपोज़ हम अर्थ की सरफेस से किसी भी रॉकेट को लॉन्च जब कर रहे हैं तब हमें ये भी पता होता है कि जो अर्थ है वो भी रोटेशन भी करती है, रिवॉल्यूशन भी करती है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर आप टाइम का जो उसमें ध्यान नहीं रखोगे तो आपको एग्जैक्टली जिस ऑर्बिट में किसी भी अगर कोई सैटेलाइट को रखना है या कुछ भी है तो उसमें जो है वो एरर हो सकती है और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए टाइम जो होगा उसमें 1 माइक्रोसेकंड जितनी एक्यूरेसी रखनी ज़रूरी होती है। अगर हम दूसरी चीज़ अगर बात करें लेज़र की हेल्प से हम डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ पर आप लेज़र जो है वो डालोगे तो वहाँ तक का कितना डिस्टेंस है वो उसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि लेज़र की हमें स्पीड पता होती है और उसने उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगाया वो अगर हमें पता है तो उसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर पाओगे कि वो चीज़ कितने डिस्टेंस पर है। तो लेज़र उसमें हम लाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 जितनी एक्यूरेसी हम लोग रख सकते हैं। और एक बात करते हैं, अगर न्यूक्लियस की अगर आप बात करते हो, बहुत ही छोटा, सबसे छोटा अगर पार्ट बात करें तो न्यूक्लियस जो होती है उसकी जो रेडियस की अगर बात करें मतलब साइज़ की, दैट इज़ 10⁻⁻15 मीटर, तो वहाँ तक की उसमें एक्यूरेसी हम रख सकते हैं। और अगर मास स्पेक्ट्रोग्राफ का मास स्पेक्ट्रोमीटर उसका आप यूज़ करके जब किसी भी चीज़ का मास फाइंड करते हो तो सबसे कम मास दैट इज़ इलेक्ट्रॉन का मास है, तो हम बोल सकते हैं उसमें 10⁻⁻30 किलोग्राम जितनी एक्यूरेसी रखना ज़रूरी है। तो ये सारे जो है हमें कोई भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं तो उसमें इतना प्रिसीशन होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जस्ट एज प्रिसाइज मेजरमेंट्स आर नेसेसरी इन साइंस, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू मेक रफ एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटीज यूजिंग rudimentary ideas and common observations. Think of ways by which you can estimate the following. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का हमें सिर्फ एस्टिमेशन निकालना है यहाँ पर, और उसके लिए हम रफली कोई भी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर ले सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पर दी गई है और जो ब्रैकेट में लिखा है वो भी हम पढ़ लेते हैं। वेयर एन एस्टिमेट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, ट्राई टू गेट एन अपर बाउंड ऑन द क्वांटिटी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द टोटल मास ऑफ रेन बेरिंग क्लाउड्स ओवर इंडिया ड्यूरिंग द मॉनसून। तो यहाँ पर देखिए, जब इंडिया की अगर हम बात करते हैं, मॉनसून की बात करते हैं, तो अगर आप ऐसे सोचो कि एवरेज जो हाइट है तो दैट इज 100 सेंटीमीटर,
या फिर आप बोल सकते हो 1 मीटर, सॉरी। अगर नेक्स्ट बात करें तो अब हमारे जो कंट्री है उसका एवरेज, अगर हम एरिया की अगर बात करते हैं, दैट इज़ मीटरोलॉजिस्ट के हिसाब से आप बोल सकते हो कि एरिया जो है दैट इज़ अबाउट 3.3 मेगा किलोमीटर स्क्वायर। मेगा दैट इज़ 10 टू द पावर 6, और किलोमीटर को मुझे अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर को मीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसका स्क्वायर है तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। अब देखो एरिया इंटू हाइट करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल सकता है। हमें क्या चाहिए, जो क्लाउड है उसका मास चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देन वी कैन राइट मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो वॉल्यूम की, वॉल्यूम दैट इज एरिया इंटू हाइट आप लिख सकते हो। तो डेंसिटी की बात करते हो तो आपको पता ही है कि क्लाउड्स में से रेनफॉल होती है तब वाटर ही निकलता है, तो उसका मतलब ये हुआ उसकी डेंसिटी हो जाएगी 10 टू द पावर 3, एरिया दैट इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर 12, और हाइट जो है वो दैट इज 1 मीटर। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 3.3 इंटू 10 टू द पावर 15 किलोग्राम। इतना जो है वो क्लाउड्स का मास होगा। ये हमने सिर्फ जो है वो ऐसी बाउंड्री लेके वैल्यूज ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द मास ऑफ एन एलिफेंट। अब आपको एलिफेंट का मास चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो प्रैक्टिकली आप सोच सकते हो कि सपोज मेरे पास एक बोट है, आप ऐसा सोचो, मैं अभी ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, अभी एक बोट है और उसको आप पानी में रख रहे हो। सपोज बोट की जो ये बॉटम जो है उसका सपोज एरिया जो है दैट इज ए, और जब आपने उसको पानी में रखा तो वो सिंक होगी, है ना, थोड़ी सी, तो वो डिस्टेंस सपोज d1 है, तो d1 जितनी वो सिंक हो रही है इतनी उसकी हाइट है, वो पानी में सिंक हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड विल बी a इंटू d1 बोल सकते हो। अब आप क्या करोगे, एलिफेंट को लेकर आओ और इसको बोट में आप बिठा दो। तो उसको अगर आप बोट में बिठा दोगे दैट मीन्स उसको रखोगे वहाँ पर प्लेस करोगे, तो क्या होगा, ये बोट जो है वो और भी ज़्यादा सिंक करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज उसने कुछ डिस्टेंस d2 तक सिंक किया, तो नाउ वी कैन राइट वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस d2। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना हुआ ड्यू टू एलिफेंट, तो डिस्प्लेस वॉल्यूम v विल बी v2 माइनस v1। इसका मतलब ये हुआ a d2 माइनस a d1, इसका मतलब a इंटू d2 माइनस d1, इतना जो है वो वॉल्यूम जब एलिफेंट को इसमें हम रखते हैं तो उसकी वजह से जो होता है डिस्प्लेस होता है। ये सारा फ्लोटेशन का रूल जो है वो रूल है, वो आप जो है पढ़ोगे भी। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम जो है उसके बारे में हमें पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, मास फाइंड करना था। तो हमें सेम फॉर्मूला लगानी है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, और वॉल्यूम दैट इज a इंटू d2 माइनस d1। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप एलिफेंट जो है उसका मास जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो एक ये प्रैक्टिकल मेथड ही हो गई, और उसकी हेल्प से आप अपना आंसर जो है ऐसे लिख सकते हो। अभी और भी कुछ है, क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी में क्या बताया हमें, द विंड स्पीड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। देखो इसका मतलब ये चीज़ फाइंड करने के लिए हमें स्पीड चाहिए उसकी, स्टॉर्म की। तो मुझे क्या करना है, सपोज आप यहाँ पर खड़े हो और आपके हाथ में एक बलून है, ठीक है, और बलून को आप ऐसे सीधे पकड़ के पहले रखा है, ठीक है, और वो कुछ h हाइट तक जा रहा है। यहाँ पर मैंने बलून रखा तो उसको प्लेस को मैं b बोल रही हूँ। अब सपोज यहाँ पर विंड है वो इस तरफ से आ रही है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो आप यहीं पर खड़े रहोगे, लेकिन ये बलून जो होगा तो वो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो आप जो है सपोज ऐसा सोचो कि उसने x जितना डिस्टेंस कवर किया और वो यहाँ पर पहुँच रहा है। अब यहाँ पर आप खड़े हो तो ये इसके साथ कितना एंगल बन रहा है वो थीटा आप जो है वो पता लगा सकते हो। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दो कि tan थीटा इक्वल्स क्या होगा, x बाय h, देन x विल बी h tan थीटा। लेकिन ये जो मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वही मिलेगा। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि डिस्टेंस अगर मुझे पता है, तो अगर मैं t टाइम में उसको अगर बात करूँ तो टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो मुझे फाइंड करना है। तो हम दोनों ही साइड, दोनों को ही टी से डिवाइड कर देंगे। तो टी से आप डिवाइड करोगे दैट विल बी
स्पीड ऑफ स्टॉर्म, ठीक है। तो दैट विल बी h tan थीटा बाई t। तो टाइम t आपको पता है, ये थीटा एंगल आपको पता है, और बलून कितनी हाइट पर था वो भी आपको पता है। तो इसकी हेल्प से आप अपना आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड। देखिए ये चीज़ हम कभी कभी बोलते हैं कि हमारे बाल हम नहीं गिन सकते, लेकिन यहाँ पर ट्राई किया है कि आप कैसे गिन पाओगे। तो देखो यहाँ पर आपको क्या सोचना है, सपोज हम बात करें कि कोई भी पर्सन है सपोज, तो उसके हेड पर जो हेयर होते हैं अबाउट 8 सेंटीमीटर रेडियस में होते हैं। तो ये जो होता है इसका रेडियस हमें पता है, तो मतलब टोटल कितने एरिया में हेयर है वो हमें पता है, ठीक है। तो इसका अगर आप एरिया फाइंड करोगे तो एरिया अगर उसको मैं A1 लिख रहे हो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, r इज 0.08, अगर मैं मीटर में लिख रहे हो दैट विल बी 0.08, ठीक है। ये एरिया मुझे मिल गया। अगर हम थिकनेस की बात करते हैं, सपोज अगर हम एक बाल की बात करें तो एक बाल जो होगा उसकी अबाउट जो थिकनेस होगी वो दैट विल बी 10 × 10⁻⁻5 मीटर जितनी होती है। उसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस कितनी होती है, 10 × 10⁻⁻5 मीटर, इतनी उसकी जो है वो एवरेज हम बोल सकते हैं उसकी थिकनेस होती है। तो उसको हाफ करोगे तो उसका आपको रेडियस मिलेगा, और उसकी हेल्प से आप उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट विल बी पाई × r स्क्वायर, r विल बी 10/2 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया उसका एरिया। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसा सोचोगे इतना एरिया कवर करने वाला अगर नंबर ऑफ हेयर बोलोगे तो एक ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई इंटू इसको डिवाइड करो दैट विल बी 5 × 10⁻⁻5 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है, तो नंबर ऑफ हेयर विल बी 1। तो एक हेयर ने इतना एरिया कवर किया है, तो यहाँ पर टोटल हमें पता है कितना वो एरिया कवर कर रहा है, दैट इज पाई × 0.08 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो कितने नंबर ऑफ हेयर हो गए, तो नंबर ऑफ हेयर विल बी, ये इसको डिवाइड करो आप, पाई × 0.08 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई × 5 × 10⁻⁻5 होल स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे और नंबर ऑफ हेयर जो है वो आपको मिल सकते हैं। तो आप अपना आंसर फाइंड करो कितना मिल रहा है। मुझे जो आंसर मिला है दैट इज 2.56 × 10⁻6, 2.56 × 10⁻6, इतने हमारे सर में बाल होते हैं एवरेज, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन आवर क्लासरूम। देखिए हमारे क्लास में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो हमें पूछा गया है। सपोज हम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की अगर बात करते हैं तब हमें पता होता है कि अगर आप 1 मोल लेते हो तो 1 मोल में कितने टोटल उसका वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जब हमने लिया है तब अगर हम हमारे क्लासरूम की वॉल्यूम अगर हमें पता है तो उसकी हेल्प से आप जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, अगर STP पर बात कर रहे हैं दैट विल बी, आप लिख सकते हो कितना वॉल्यूम 22.4 लीटर, दैट मीन्स 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, Na मीन्स 6.02 × 10⁻23। यहाँ पर अगर हम एक क्लासरूम की बात करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है क्लासरूम नॉर्मली कितना होता है, तो 10/10/5 है ना। तो उसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी 500 × Na इज 6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.4 × 10⁻³ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको इससे मिल सकते हैं। तो आपका जो आंसर है दैट विल बी 1.34 × 10⁻28, इतना आंसर आपको मिलेगा। मतलब डायरेक्टली आपको ऐसे ही लिखना है, ये चीज़ सिंपल आप समझ सकते हो, ठीक है, कि हमारे क्लास का वॉल्यूम जो है वो हमें पता है, फिर STP पर हमें ये वॉल्यूम पता था और इसमें पता था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, है ना। तो उससे आप ये चीज़ फाइंड कर पाओगे। नेक्स्ट, the sun is a hot plasma with its inner core at a temperature exceeding
10 to the power 7 Kelvin and its outer surface at a temperature of about 6000 Kelvin. At these high temperatures, no substance remain in solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be? In the range of densities of solids and liquids or gases. Check if your guess is correct from the following data. Mass of the sun given as 2 into 10 to the power 30 किलोग्राम and radius is 7 into 10 to the power 8 मीटर. देखिए यहाँ पर अगर मुझे ये पता है, मास पता है और रेडियस पता है, तो हम डेंसिटी ऑफ सन निकाल सकते हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब. तो देखो आप मास जो है 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू मास जो है गिवन एज 2 इंटू 10 टू द पावर 30 और 4 पाई दैट इज 3.14 और रेडियस जो है वो है 7 इंटू 10 टू द पावर 8 और उसका क्यूब है. ठीक है, तो अपना जो आंसर आप फाइंड करोगे ऑलमोस्ट 1.4 के अराउंड होगा, है ना. तो आपका जो आंसर है वो होगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इतनी डेंसिटी मिल सकती है हमें. अब इतनी अगर डेंसिटी की बात करते हैं, आपको पता होगा कि जो सन होता है उसमें अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, बहुत ही फोर्स लगती है. और आपने देखा यहाँ पर कि टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही हाई है. देखो कोर का जो टेम्परेचर है आपको बताया 10 टू द पावर 7 केल्विन. तो इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो सॉलिड या लिक्विड तो पॉसिबल ही नहीं होगा. और डेंसिटी के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पर जो उसका जो होगा, आप बोलो उसका जो स्टेट होगा वो होगा प्लाज्मा. बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ये हमें उसका स्टेट मिल सकता है. ये उसका 4th स्टेट हम बोलते हैं मैटर का. सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है उसके अलावा भी ये 4th स्टेट है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.24. सिंपल क्वेश्चन है ये वाला. When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, its angular diameter is measured to be 35.72 second of arc. Calculate the diameter of Jupiter. देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हमें दी गई है. फर्स्ट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस दैट इज 82.47 मिलियन किलोमीटर. आपको एक चीज़ पता है, मिलियन है तो मिलियन दैट इज 10 टू द पावर 6 है. किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली अपना जो आंसर है उसको आप किलोमीटर में भी लिख सकते हो. देन अल्फा एंगुलर डायमीटर दैट इज गिवन एज 35.72 सेकेंड और उसको मुझे अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 3600 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा और π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट विल बी इन रेडियन. और हमें क्या फाइंड करना है, उसका डी डायमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डी अपॉन डी, दैट डी इक्वल्स अल्फा इंटू डी लिख सकते हो. अल्फा दैट इज 35.72/3600 इंटू पाई दैट इज 3.14/180 एंड टोटल डी इज गिवन 824.7 इंटू 10 टू द पावर 9. ये हमारा जो आंसर है वो मीटर में मिलेगा और उसको जो है आप फिर किलोमीटर में भी लिख सकते हो. तो आपका जो आंसर होगा वो 1.429 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर या फिर 10 टू द पावर 5 किलोमीटर भी आप लिख सकते हो. तो इजी है, आप ऐसे फाइंड कर सकते हो. अब एडिशनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2.25. अ मैन वॉकिंग briskly in rain with speed v must slant his umbrella forward making an angle theta with the vertical. A student derives the following relation between theta and v, that is tan theta equals v, and checks that the relation has a correct limit as v tends to 0, theta tends to 0 as expected. Where are you assuming there is no strong wind and that the rain falls vertically for a stationary man? Do you think this relation can be correct? If you guess the correct relation, देखिए यहाँ पर जो है उसने जो अम्ब्रेला है उसने ऐसे रखी है कि वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है. ये चीज़ आप पढ़ोगे आगे जाके. और उसने ऐसा कुछ रिलेशन फाइंड किया कि tan थीटा इक्वल्स v.
आपको पता है यहाँ पर जो है ये रिलेशन गलत है। क्यों गलत है, इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही राइट हैंड साइड की होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, tan थीटा है ना, दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो वो तो डायमेंशन लेस होता है। और राइट हैंड साइड पर है वेलोसिटी, तो उसका डायमेंशन है L1t-1। इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं उसको कोई u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी से अगर मैं डिवाइड करूँगी तो ये जो रेशियो होगा वो डायमेंशन लेस हो सकता है, और उसकी वजह से हमारा जो ये इक्वेशन है वो करेक्ट हो सकता है। तो हमें यहाँ पर करेक्ट इक्वेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो tan थीटा इक्वल्स v/u लिखना पड़ेगा। u विल बी इनिशियल वेलोसिटी। तो इतना उसमें चेंज करना है जो आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आज जितने क्वेश्चन कराए हैं वो अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।